एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वजों को अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने से कई ज्यादा ताकतवर, खूंखार, इंसान रूपी जीवों से संघर्ष करना पड़ा था। कौन थे ये और इसका नतीजा क्या निकला? हम इंसानों को हमेशा से ये लगता रहा है कि धरती पे हम इकलौते इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, लेकिन कोई और भी था। पर क्या हुआ उनके साथ कि अचानक सारी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई या कर दी गई? इन सारे प्रश्नों के जवाब को पाने के लिए हमें पहले मानव सभ्यता के उन पन्नों में से गुजरना पड़ेगा जब हम और आज की वानर प्रजातियां एक ही थी। नेचर के हर पशु और पक्षियों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, फिर इंसानों की अलग अलग स्पीशीज या प्रजाति देखने को क्यों नहीं मिलती? ऐसा हमेशा से नहीं था। 70 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की प्रजाति आज के वानर प्रजातियों के पूर्वज से अलग हुई। उसके बाद कई मानव प्रजातियां इस धरती पे आई। उनमें से कुछ विलुप्त हो गए और कुछ हमारे पूर्वज बने। इन 70 लाख वर्षों में आई मानव प्रजातियों को होमिनिन्स भी कहा जाता है। विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि 20 से ज्यादा मानव प्रजातियां इस समय धरती पे रह रही थी और इन सारे मानव प्रजाति की जननी अफ्रीका की धरती बनी। होमिनिन्स को भी 3 भागों में बांटा गया है: अर्ली होमिनिन्स, ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस और जीनस होमो। अर्ली होमिनिन्स जो 40 से 70 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे, ये ज्यादातर वानरों जैसे ही दिखते थे, पर इनमें कुछ मानव प्रजाति के लक्षण भी पाए गए। अगले चरण में आए ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस। इन्होंने ही 4 की जगह 2 पैरों पे चलना शुरू किया, जिसे बाइपेडलिज्म भी कहते हैं, और ये 15 से लेके 40 लाख वर्ष पहले तक इस धरती पे रहे। फिर आए जीनस होमो। जीनस होमो की पहली स्पीसीज 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुई। ये थे होमो हैबिलस, जो वानरों से ज्यादा इंसानों की तरह देखने में लगते थे। ये ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते थे और यही पहली प्रजाति थी जिन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन्हीं नुकीले पत्थरों द्वारा बनाए हथियारों से इन्होंने शिकार भी करना सीख लिया। इससे पहले की प्रजातियां ज्यादातर शाकाहारी ही थी या कभी कभी दूसरे जानवरों के बचे कुचे शिकार भी खा लेती थी। मीट से मिले प्रोटीन की वजह से इनके दिमाग का साइज भी अपने पूर्वजों से ज्यादा था। इसके बाद आए होमो इरेक्टस। यही थे जिन्होंने पहली बार आग को कंट्रोल करना सीखा। होमो इरेक्टस से ही हमारी यानी होमो सेपियंस की प्रजाति भी भविष्य में निकली। पर हम इकलौते नहीं थे, कई और मानव प्रजातियां इसी समय धरती के विभिन्न प्रांतों में फैल रही थी। डेनिसोवंस रशिया में सेटल हुए, फ्लोरेसियंसिस इंडोनेशिया में, लुजोनियंसिस पूरे एशिया को क्रॉस करके फिलीपींस जा पहुंचे, और बचे हम होमो सेपियंस जो अफ्रीका में इवॉल्व हो रहे थे। होमो सेपियंस भी भविष्य में दुनिया के विभिन्न जगहों में बसने वाले थे, लेकिन इसमें हमें अभी हजारों वर्ष लगने वाले थे, क्योंकि कोई था जो हमारे रास्ते का कांटा बनने वाला था। इंसानों की एक और प्रजाति जो हमसे कई ज्यादा ताकतवर, तेज और आसानी से मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में सक्षम। ये थे निएंडरथॉल्स। कई 70,000 वर्ष पहले धीरे धीरे सारे मानव जातियां धरती से विलुप्त होने लगे, बचे बस हम और निएंडरथॉल्स। निएंडरथॉल्स भयंकर दिखने में होते और इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर। इनकी आंखें बिल्लियों जैसी रात में चमकती और हड्डियां हमसे कई ज्यादा मजबूत, जो इनके चौड़े ढांचे को सपोर्ट करती। ये देखने में किसी राक्षस से कम नहीं लगते। इनकी ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनके लिए 5-6 होमो सेपियन से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। इनके जबड़े हमसे कई ज्यादा चौड़े और आकार में बड़े होते, जो इन्हें मांस को फाड़ने में मदद करते। हर प्रकार के मांस, कभी कभी एक दूसरे के भी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये प्रजाति कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करती थी, अर्थात नरभक्षी या आदमखोर। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इनमें कोई सभ्यता नहीं थी और ये पूरे रूप से जंगली थे। शोधकर्ताओं को भी पहले यही लगता था, पर हाल ही में यूरोप में मिले एविडेंसेस से ये प्रतीत होता है कि इनका अपना एक कल्चर था, जिसमें केव पेंटिंग से लेके डांस तक सभी प्रकार के आर्ट फॉर्म्स थे। अभी तक तो आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस का सामना इनसे हुआ नहीं था, लेकिन ये बहुत जल्द बदलने वाला था। अचानक से आए आइस एज की वजह से निएंडरथॉल्स को धीरे धीरे दक्षिण की तरफ कूच करना पड़ा, जहां हमारे पूर्वज पहले से ही मौजूद थे। हम भी इस समय ठंड की मार झेल रहे थे, लेकिन हम में और निएंडरथॉल्स में एक बड़ा डिफरेंस हमारे बॉडी टाइप का था। अफ्रीका में विकसित होने की वजह से हमारे शरीर ठंड का मुकाबला कुछ ही हद तक कर सकते थे, वहीं उनके शरीर ठंड में रहने को ही बने थे। निएंडरथॉल्स ने हमारे साथ जमीन और रिसोर्सेज शेयर करने की जगह वही किया जो कोई भी मानव करता, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो।
हिंसा और अत्याचार। लगभग 50,000 साल पहले अचानक से सारे होमो सेपियंस के फॉसिल्स या हड्डियां इन इलाकों से गायब होने लगे, पर निएंडरथॉल्स के फॉसिल्स अभी भी वहाँ थे, बस होमो सेपियंस के ही गायब हुए थे, क्योंकि हमारा वहाँ शिकार करके हमें भोजन बना लिया गया था। आपको लग सकता है कि क्योंकि होमो सेपियंस और निएंडरथॉल्स आखिर में मानव के ही प्रजाति थे, तो उनमें आपस में भाईचारा होना चाहिए था, लेकिन इस कहानी में चारा हम थे, होमो सेपियंस। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने भी ऐसा ही कहा है कि कंपटीशन सबसे ज्यादा आपस की प्रजाति में ही पाई जाती है। इसका प्रमाण मॉडर्न वर्ल्ड में भी मिलता है, जहाँ सबसे ज्यादा हिंसा हम इंसान आपस में धर्म, जाति, रंग, रूप, भाषा के आधार पे करते हैं। हमारे पूर्वज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो एक बार फिर वापस आए और इस बार पूरी तैयारी से। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये संघर्ष हजारों वर्षों तक चला था, कभी उनकी जीत होती और कभी हमारी, पर आखिरकार हमारी संख्या उनसे कई ज्यादा होने के कारण अंतिम विजय हमारी ही हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, निएंडरथॉल्स तक तो ठीक था, पर 30,000 वर्ष पूर्व तक हर मानव प्रजाति इस धरती के नामो निशान से मिट चुकी थी, सिवाय हमारे। क्योंकि ये घटनाएं कई युग पुरानी है, निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कई शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि शायद वेदर चेंजेस या कोई महामारी इनके पतन का कारण बनी, लेकिन मानव प्रजाति के हिंसक इतिहास को हम सब जानते हैं, उसके मद्देनजर ये थ्योरी असंभव तो नहीं लगती। पर क्या सही में मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, या वो दुनिया के किसी और कोने में किसी और रूप में वास कर रहे थे? नेचुरली अगला सवाल ये उठता है कि क्या होमो सेपियंस अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं? जवाब है हाँ। हमारे स्किन कलर से लेके हमारी हाइट तक सब इवोल्यूशन की ही देन है। इक्वेटर के पास रहने वाले इंसानों की स्किन कलर डार्क होती है। साइंटिफिकली उनके स्किन में मेलानिन ज्यादा होती है, ताकि उन्हें सूरज के हार्मफुल किरणों से बचाया जा सके। वहीं जब हम इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं तो स्किन टोन लाइट होती रहती है, ताकि विटामिन डी हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा सोख पाए। गर्म इलाकों में रहने वाले लोग लंबे होते हैं, ताकि बॉडी से जल्दी गर्मी निकल पाए और वो ठंडे रह सके। वहीं ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग कद में कम पाए जाते हैं। एक चीज जरूर याद रखने वाली है कि इवोल्यूशन काफी स्लो प्रोसेस है, जिसमें हजारों से लाखों वर्षों का समय लग जाता है। इसके बावजूद भी आज के समय जितने इंसान इस धरती पे जीवित है, सारे एक ही स्पीशीज के हैं, होमो सेपियंस। अब अगली बार आप जब ये तस्वीर देखेंगे तो आपको इसके पीछे की वन ऑफ द पॉसिबल खूनी सच्चाई पता होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इस कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने ही वाला है। इसे देखिए, जो हमारे पूर्वज आज से 25 लाख वर्ष पहले कर रहे थे, ये वानर उसी चीज को दोहरा रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि वानर ऑलरेडी स्टोन एज यानी पाषाण काल में पहुंच चुके हैं, और इनको हमारी तरह लाखों वर्षों का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि ये हमारे एक्शन को आसानी से नकल कर सकते हैं। हमें सब कुछ खुद सीखना पड़ा था, लेकिन इनके लिए सब इनके आंखों के सामने ही है। आप लोगों ने बचपन में कोको नाम के शिंपैंजी के बारे में शायद सुना होगा, जो बात कर सकती थी, मुंह से नहीं इशारों से। कोको को 1000 से ज्यादा साइन लैंग्वेजेस आते थे, और कोको की इंटेलिजेंस किसी भी इंसान के बच्चे से कई ज्यादा थी। आखिर होती भी क्यों ना, शिंपैंजीज के डीएनए इंसान से 98.8% तक मैच जो करते हैं। भविष्य में वो समय दूर नहीं जब वानरों की प्रजाति इंसानों की तरह बैठने, सोचने, बात करने लग जाएगी। उस समय धरती पे हम इकलौते इंटेलिजेंट स्पीसीज नहीं रह जाएंगे। शायद बरसों पुराना वही दौर वापस आ जाए। क्या होगा अगर वो भी हमारे साथ वही करने का ठान ले जो हमने शायद हजारों साल पहले दूसरे इंसानी प्रजातियों के साथ किया था? पर तब तक क्या हम अपनी इवोल्यूशन की बागडोर भगवान के हाथ में ही छोड़ देंगे, या हम अपनी कहानी खुद लिखने लायक बन जाएंगे? वैसे हाल ही में जीन एडिटिंग के चैप्टर का हमारी कहानी में जुड़ जाने से भविष्य कुछ और ही नजर आता है। अगर आपके मन में भी जीन एडिटिंग के आ जाने से हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है जानने की इच्छा हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करें।